हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज गौर है और आप देख रहे हो जीएस वेब सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी से संबंधित एक टॉपिक के बारे में। हमने पिछली वीडियो में देखा था क्लास 10 की जो साइंस की बुक थी, उसका चैप्टर नंबर 12 देखा था। आज हम देखेंगे जो चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 में जो विद्युत से संबंधित टॉपिक है, उस टॉपिक को कवर करेंगे। और ये चैप्टर भी कई पार्ट में आएगा और हम सारे पार्टों में कर करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 13 कक्षा 10 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की ओर। देखो क्या होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो इसमें लिखा हुआ है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से तात्पर्य है कि किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है कि देखो, हमने जब पिछली यूनिट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिछली यूनिट में, विद्युत के बारे में पढ़ा था। विद्युत के बारे में पढ़ा था तो हमने वहाँ पर भी देखा था कि एक धारावाही चालक तार होता है जो किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, पेन नहीं चल रहा, हाँ चल गया। ये धारावाही चालक तार है, ठीक है। तो इस चालक तार में यदि हमने धारा प्रवाहित की, तो इस धारा प्रवाहित करने के बाद इसमें से क्या होगा, इस सारे एरिया में क्या होगा, एक फोर्स कार्य करेगा। फोर्स कार्य करेगा, जब फोर्स कार्य करेगा उसी को हम क्या कह देते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखो दोबारा से देखते हैं, समझ में आएगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से तात्पर्य है कि किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये था धारावाही चालक तार, इसके चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो इसी चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कह देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि दिक् सूचक को इस तार के पास लाने पर वह क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। दिक् सूचक को हम देखें तो देखो ये होता है एक दिक् सूचक इस प्रकार का दिखता है। ये क्या होता है, एक क्षण चुम्बक होता है। देखो इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि दिक् सूचक एक छोटा क्षण चुम्बक होती है। इसके दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। अब देखो, उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत इसलिए करते हैं क्योंकि जो चुम्बक होती है, चुम्बक में दो सिरे होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। और हमेशा याद रखना कि जो चुम्बक होती है, चुम्बक का उपयोग हम जो दिशाओं का ज्ञान है उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं और करते भी हैं। प्राचीन समय में जो कंपास आता था, कंपास में इसी दिक् सूचक का उपयोग होता था, जिससे क्या होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का हमें ज्ञान हो जाता है। और ये बात हमेशा याद रखना कि चुम्बक हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही रुकेगी और किसी दिशा में नहीं रुकेगी, ठीक है। तो ये देखो लिखा है कि उत्तरी दिशा को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और दक्षिणी दिशा को हम बोल देते हैं दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें तो लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र जब हमने अभी पढ़ा था कि जो धारावाही चालक तार है, ये चालक तार है, तो इस चालक तार में यदि हम धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने के बाद जो एक बल कार्य करता है चारों ओर, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो वही होता है चुंबकीय क्षेत्र। देखो चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखो जब हमने पहले पॉइंट की मैं बात करी थी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से तात्पर्य है कि किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण, किसके कारण, इस चुंबकीय प्रभाव के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रभाव उत्पन्न हुआ था उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये बल का अनुभव करते हैं, ठीक है। जहाँ तक हम बल का अनुभव करेंगे वहाँ तक उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। आगे चलें तो आगे लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, ठीक है। क्या होता है, जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। देखो परिमाण और दिशा क्यों होती है, क्योंकि देखो जो बल होता है, बल में हमेशा परिमाण होता है। जो फोर्स होता है, फोर्स में हमेशा परिमाण होता है, ठीक है। परिमाण मतलब कोई भी यूनिट हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और दिशा दिशा या तो नॉर्थ में होगी या फिर जो नॉर्थ में होगी या फिर साउथ में होगी, ठीक है। दोनों दिशाओं में से कोई एक दिशा होगी। इसलिए ये कह रहे हैं कि क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। आगे चले तो आगे लिखा हुआ है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक् सूची का उत्तरी ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। देखो इसको समझो, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इसके कारण ये समझ गए तो आप लगभग पूरी चुम्बक को समझ जाओगे। देखो
ये कह रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही मानी जाएगी जिस दिशा में जो दिक्सूची है उसका क्या होगा, उत्तरी ध्रुव गमन करेगा। गमन करेगा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक चुम्बक है, क्या है, ये एक चुम्बक है। अब ये चुम्बक है तो क्या होता है कि चुम्बक का ये क्या होता है, नॉर्थ, और ये होता है साउथ, ठीक है, साउथ। अब यदि यहाँ पर जब हमने बात करी थी ये दिक्सूची की, तो दिक्सूची क्या होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल जहाँ से गमन करेगा, क्या करेगा, जहाँ से गमन करेगा तो वही क्या हो जाएगी, उसकी दिशा होगी, क्या होगी, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि किसी चुम्बक का किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तरी ध्रुव क्या होता है, उत्तरी क्षेत्र के भीतर, उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इस कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, चुम्बक के उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर क्या हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। यहाँ पर ये समाप्त लिखा हुआ है, समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि चुंबकीय रेखाओं को हम समाप्त नहीं कर सकते, वो क्या होती हैं, विलीन होती हैं, ठीक है। विलीन का मतलब होता है वहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं, हालांकि वो फिर भी उनकी उपस्थिति रहती है। जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो रेखाएं दी गई हैं ये क्या हो रही हैं, नॉर्थ पोल से निकल कर कहाँ की ओर जा रही हैं, साउथ पोल की ओर जा रही हैं। जब ये साउथ पोल पर जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये विलीन हो जाती हैं, मतलब अदृश्य हो जाती हैं, और फिर क्या जाती हैं, चुम्बक के अंदर चली जाती हैं, और चुम्बक के अंदर क्या करती हैं, फिर ये वहाँ पर गमन करती हैं। चुम्बक के अंदर हम देख नहीं सकते, हालांकि चुम्बक के बाहर भी नहीं देख सकते, लेकिन उनका संसूचन करके, इंडिकेटर करके हम उनको एक ग्राफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलें जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि देखो, किंतु चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर इस पॉइंट में उसने कहा था कि क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर। और इस पॉइंट में वो कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा है वो चुंबक के अंदर कहाँ होगी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। तो इसको समझने के लिए आप इसमें फिर से आ सकते हैं हम डायग्राम में। देखो ये कह रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो बाहर देखेंगे तो बाहर क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हुई दिखेंगी, लेकिन हम चुंबक के अंदर देखेंगे तो चुंबक के अंदर क्या होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की ओर जाती हुई दिखेंगी। तो ये फैक्ट आप याद रखना कि चुम्बक के अंदर यदि पूछ लिया जाए कि चुम्बक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है, जबकि चुम्बक के बाहर कैसी होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगले पॉइंट कह रहा है कि अतः चुंबकीय रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। ये देखो बंद वक्र की तरह ही दिख रही हैं कि ये क्या होता है, एक बंद वक्र बना देती हैं। चुंबकीय रेखाएं जितने अधिक पास होंगी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी उतनी ही अधिक होगी। ये भी एक फैक्ट होता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कम होंगी या फिर दूर दूर होंगी तो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होगी वो भी कम होगी, मतलब वो वस्तुओं को आकर्षित या विकर्षित कम दूरी तक कर सकती हैं। जितनी अधिक पास पास चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है वह भी सर्वाधिक होगी। हम देखते हैं कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये फैक्ट भी याद रखना, क्योंकि इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि यदि वे ऐसा करेंगी, मतलब यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका मतलब है होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर जो दिक्सूची हमने पीछे देखी थी, दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर इंगित करेगी, जो कि क्या है, संभव नहीं है। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, दिक्सूची का उपयोग करते हैं दिशाओं को देखने के लिए या फिर दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन यदि हमें वह दिक्सूची दो दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कराने लगे एक ही स्थान पर तो फिर हम क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, जो कि क्या है, संभव नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वे एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद क्या करती हैं, नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, और उससे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे उन फैक्ट के बारे में देखेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम देखेंगे और बाकी जितने भी फैक्ट बनेंगे इस पर से हम वो देखेंगे। आज हमने देखा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जनरल अंडरस्टैंडिंग हमने देखी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।